हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम CTET 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक NCERT पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, जिसमें हम कक्षा 5 के पर्यावरण का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इससे कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे की भी वीडियो इसी तरह से आपको मिलती रहें। तो हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण कक्षा 5 पाठ 1, कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। पहला पॉइंट है, जानवरों में भी देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो इसमें बता रहा है कि जो जानवर होते हैं उनमें भी हम मनुष्य की तरह ही देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। सेकंड पॉइंट है, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। चौथा है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल-मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। पांचवा, अधिकतर पंछियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इससे परीक्षा में प्रश्न भी बनता है कि पक्षियों की आंखें कहाँ होती हैं, तो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। छठा पॉइंट है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम मनुष्य जो है वो अपनी आंखें घुमाकर अगल बगल देख सकता है, लेकिन पक्षी जो हैं वो अपनी आंखें या आंखों की पुतली को इधर उधर नहीं हिला सकते। वे अपने गर्दन को ही हिलाकर या घुमाकर किसी भी तरफ की वस्तु को देखते हैं, ना कि अपनी आंखों को। सातवां पॉइंट है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। मतलब हम जितनी दूर देख सकते हैं, इससे 4 गुना दूरी से वे अपने शिकार को देख लेते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, उन्हें वे 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो ये इससे भी प्रश्न बनता है कि वे कौन से पक्षी हैं जिनकी दूरी, देखने की जो दूरी है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। तो वे चील, बाज और गिद्ध हैं। फिर नेक्स्ट है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे भी प्रश्न बनता है कि रात में जो भी जानवर जागते हैं वे प्रत्येक वस्तु को किस रंग से देखते हैं। तो उसमें आपको बताना होगा कि सफ़ेद और काली, यानी ब्लैक एंड वाइट ही वे देख पाते हैं रातों में। 9वां पॉइंट है, हमें पक्षियों के कान दिखाई देते हैं। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। 9वां पॉइंट है, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, पिछली चौथी क्लास की कक्षा में, कि उसमें भी बताया था कि पक्षियों के कान बहुत छोटे होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी दिया है कि हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। इनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। 10वां पॉइंट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाते हैं। सांप के जो है वो कान नहीं होते, वे केवल महसूस करके, कंपन या फिर किसी भी तरह की हरकत को महसूस करके ही जान पाते हैं कि उनके सामने कोई खतरा है या नहीं है। 11वां है, जंगल के ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत यानी शेर और चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। मतलब कोई भी जानवर अगर है तो वह, उसके सामने अगर कोई खतरा आ रहा है तो वह एक विशेष तरह की आवाज़ निकालता है और अपने बाकी के साथियों को उसका संदेश देता है।
12वां पॉइंट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। 13वां है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। 14, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई हरकत होती है, जब भी कोई घटना होने वाली होती है, तो सबसे पहले जानवर या घर के चूहे जो होते हैं वे घर छोड़कर बाहर निकलते हैं। इससे भी हम लोग को अंदाज़ा मिल जाता है कि किसी तरह का कोई खतरा है, तभी जानवर जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं। 15 है, डाल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे को से बात करती हैं। 16, बहुत से जानवर ऐसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी इतनी कि कई महीने नज़र ही नहीं आते हैं, जैसे सर्दियों में छिपकलियाँ अचानक ही गुम हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो साल भर तो नज़र आते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में अक्सर हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। तो ये इसमें छिपकली या फिर चींटियाँ, इस तरह की जो जीव जंतु हैं वे ठंडियों में अक्सर छिप जाते हैं, और वही गर्मियों के दिनों में जहाँ तहाँ हमें नज़र आते हैं। 17 पॉइंट है स्लॉथ। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि स्टेटमेंट में ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी पास के पेड़ जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से उतरते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये जो स्लॉथ नामक जानवर है ये कितना आलसी है। और इससे प्रश्न यही पूछता है कि वह कौन सा जानवर है जो बिल्कुल भालू जैसा दिखता है और वह दिन के यानी 24 घंटे में से 17 घंटे सोता ही है। उसके बाद से वो जिस पेड़ पर रहता है सिर्फ उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, और जब उस पेड़ की पूरी पत्तियां खत्म हो जाती हैं तभी वह दूसरे पेड़ पर जाता है। सप्ताह में वह एक बार ही शौच के लिए उस पेड़ से उतरता है। 18वां पॉइंट है जानवर और सोने का समय। तो एक तरफ जानवर है जैसे गाय जो है ये 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे। इससे भी प्रश्न बनता है। 18वां है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो जो बाघ होता है उसकी जो मूंछें होती हैं वो किसी भी खतरे को भांप लेती हैं और अपने शिकार की भी स्थिति जान जाते हैं, और अंधेरे में भी उनसे मूंछों से उन लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि कोई भी रास्ता देखने में या ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। इसी में नेक्स्ट है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक इलाका कई किमी बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं घुसना है यह उस पर निर्भर करता है। तीसरा, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 30 किमी दूर तक सुना जा सकता है। ये भी प्रश्न बनता है कि जो बाघ गुर्राता है वो कितनी किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, तो 30 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट है इसी में बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। फिर इसी में है हाथी को उसके दांतों, गैंडों को उनके सींग और मगरमच्छ और सांपों को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी सिंह को उनकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। 19वां पॉइंट है हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा हमारे देश
देश के सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान का भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। क्वेश्चन देखिए, गायक गाना गाते समय अपने कान पर हाथ क्यों रखता है? तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि स्वयं की वह आवाज़ सुन सके। दूसरा पॉइंट है कहानी सपेरों की। हमने पहला पॉइंट पढ़ा जिसमें हमने विभिन्न जानवरों के बारे में जाना, और उसी तरह हम दूसरा भी पार्ट पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की किताब से कि कहानी सपेरों की। अब हम सांपों और उनको पाले जाने वाले सपेरों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है, सांपों को पकड़ने के लिए और सांपों को बीन की धुन पर नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। तो जो सांपों को पालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कालबेलिया। यह एक जनजाति है। कालबेलिया लोग सांपों को अपनी पूंजी समझते हैं जिसे वे अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। यानी ये एक तरह से इनका धरोहर होता है जिसे वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपते जाते हैं। ये लोग सांपों को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के तौर पर देते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं, जो हैं नाग, करैत, दुबोइया और अफाइया। फिर है इसमें नेक्स्ट, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले, इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ रही हूँ कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने के लिए दवाई या सीरम दी जाती है। यह सीरम भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी अस्पताल यानी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। तीसरा है पाठ चखने से पचने तक, यानी इसमें हम कुछ पेट से संबंधित जानकारी लेंगे। पेट दर्द की अवस्था में और खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी हो जाती है, जिसे हम लूज मोशन कहते हैं। ग्लूकोज चढ़ने से बिना खाए पिए जल्दी ताकत मिल जाती है। खाने की वस्तुएं, कुछ इस साइड में खाने की वस्तुओं के नीचे कुछ खाने की चीज़ें दी हैं और उनको पेट में कितना समय लगता है पचने में वो समय दिया हुआ है। तो देखिए, कच्चा दूध जो है वो 2 घंटे और 15 मिनट में पचता है। इससे भी प्रश्न बनता है कि कच्चा दूध हमारे पेट में कितने घंटे में पच जाता है। तो एक्यूरेट टाइम हमको पता होना चाहिए। इस वजह से आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिए कि कच्चा दूध जो है वो 2 घंटे और 15 मिनट में पचता है, उबला हुआ दूध 2 घंटे में पचता है और पूरी तरह से उबला अंडा जो होता है वो 3 घंटे और 30 मिनट में पचता है। कालाहांडी जिला, यह जो जिला है ये उड़ीसा राज्य में है। 3 साल की रश्मि के हाथ पैर पतले हैं। इसमें बता रहा है कि एक 3 साल की लड़की है रश्मि नाम की, जिसके हाथ पैर पतले हैं और उसका पेट फूला हुआ है। उसे कौन सी बीमारी है और उसके शरीर में किस विटामिन की कमी है? तो जो रश्मि है उसे सूखा रोग या रिकेट्स है, जो विटामिन डी की कमी से होता है और इसकी कमी को संतुलित आहार से पूरा किया जा सकता है। कुछ विटामिनों के नाम दिए हुए हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग, इसे भी आप जान लीजिए। ये सिलेबस के बाहर का है लेकिन फिर भी ये सबको जानकारी होनी चाहिए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी B2 के वजह से त्वचा का फटना या आँखों का लाल होना, विटामिन B3 त्वचा पर दाद होना, विटामिन B5 बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, B6 एनीमिया या त्वचा रोग, फिर है B7 लकवा, शरीर में दर्द या बालों का झड़ना, इस तरह के रोग होते हैं। विटामिन C, इसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D की वजह से रिकेट्स और विटामिन E की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता। फिर पार्ट 4 है खाए आम 12 महीने। तो हम यहाँ पर आम और उससे संबंधित कुछ अन्य व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे जो हम 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए,
चीज़ों को 1 या 2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय, ये भी परीक्षा में बनता है कि पके हुए चावल को हम किस तरह से ख़राब होने से बचा सकते हैं, या हरी धनिया को हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, दूध को उबालते हैं, मतलब घरेलू उपाय ये है कि हम दूध को ख़राब ना होके इस वजह से 2 से 3 बार हम उसे दिन में उबालें। पके हुए चावल को एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रख दें, यानी जो पका हुआ चावल होता है वो गर्मी के दिनों में ख़राब हो जाता है, तो इससे बचाने का ये उपाय है कि हम इस चावल को एक कटोरी में रख दें और उस कटोरी को हम एक पानी के बर्तन में डाल दें, जिससे वो कुछ समय तक सुरक्षित रह सकता है। हरा धनिया जो होता है वो अक्सर सूख जाता है, तो उसको वो सूखे ना, इस वजह से हमें उसे गीले कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। प्याज और लहसुन जो है वो खुले में रखते हैं ताकि वह नमी से बचे रहें। आंत्रेयपुरम गांव, आंत्रेयपुरम जो गांव है ये आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पर मामिडी तांड्रा, ये मामिडी तांड्रा जो है ये आम और पापड़ है, आम का पापड़ है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में पूछ सकता है कि आंत्रेयपुरम गांव कहाँ पाया जाता है, तो ये है आंध्र प्रदेश से का एक जिला। फिर देखिए, आम से बने हुए कुछ चीज़ों के बारे में बताया है कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? जार में उपस्थित नमी को हटाने के लिए। अगर शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या हो, नमी से अचार में फफूंदी लग जाती है और अचार खराब हो जाता है। तो जो हम बार बार अचारों को धूप में सुखाते हैं वो इसी कारण से सुखाते हैं, ताकि उनमें जो नमी बन भी गई होगी तो वो धूप की वजह से सूख जाएगी और वह अचार लंबे समय तक खराब नहीं हो पाएगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, आम के पूरे साल चलाने के लिए, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आम से हम क्या क्या बना सकते हैं? उसका अचार बना सकते हैं, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस इत्यादि बहुत सी चीज़ें हम बनाकर उसको साल भर खा सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 5, बीज बीज और बीज, मतलब 3 बार बीज है इसमें। तो आगे चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। पहला है, चनों को अंकुरित करने के लिए भिगोए चनों को गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। तो हम जो भी चना होता है उसे रात में भिगा कर रखते हैं, और सुबह अगर उनको अंकुरित करके खाना हो तो हम उन्हीं चनों को धोकर और उसको पानी से बाहर निकाल कर हम किसी कपड़े में बांध कर रख देते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन तक वह चना अंकुरित हो गया होता है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है, पौधों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो पौधे जो होते हैं वे हवा और पानी, मिट्टी के बीच में ही अंकुरित हो पाते हैं। फिर देखिए, इसमें कुछ शिकारी पौधों के नाम बताए गए हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, इससे भी प्रश्न बनता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है नेफेंथिस। नेपेंथिस जो है ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये प्रश्न बनता है कि नेफेंथिस यानी शिकारी पौधा जो है नेफेंथिस नाम से, ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, और भारत से बाहर ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, इन 2 राज्यों में पाया जाता है। और नेफेंथिस का आकार जो होता है वो घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, और घड़े से खास तरह की एक खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं, और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो देखिए, ये जो पौधा होता है ये एक शिकारी पौधा इसलिए होता है क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए या अपने ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये पौधे अपने शरीर में नाइट्रोजन नहीं बना पाते, इस वजह से ये बाहर के कीड़े मकोड़ों को खाकर उस नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इसलिए वे एक तरह की खुशबू निकालते हैं, जिससे जो कीड़े होते हैं वो उस खुशबू की वजह से इन पौधों पर आकर बैठते हैं, और इस पर एक ढक्कन लगा होता है जो जब कीड़ा आकर अंदर फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, तो ये जो पत्तियां होती हैं ये ऊपर से ढक्कन का काम करती हैं और ढक लेती हैं पौधे को, तो जिससे अंदर जो कीड़ा होता है वो उसी में मर जाता है, और उसके बाद से उसके शरीर से जो नाइट्रोजन निकलता है उसी से वह पेड़ जो होता है वो अपना ग्रोथ करता है।
तो इस तरह का जो पौधा है वो केवल ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। भारत के भी मेघालय राज्य में केवल पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता। फिर है वेलक्रो का आइडिया। वेलक्रो जो होता है यह जूते, बस्तों और उसके कपड़ों में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आइडिया किसको सबसे पहले आया था। तो जॉर्ज मेस्ट्रल के कपड़ों और उनके कुत्ते के शरीर पर चिपके बीजों को देखकर उन्हें वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। तो ये जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे, इन्हीं को एक बार ये अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए ले जा रहे थे। तो जब ये सैर करा कर आते हैं कुत्ते को लेकर, तो ये देखते हैं कि इनके कपड़ों पर भी और कुत्ते के पूरे शरीर पर एक तरह का बीज चिपका हुआ है, और वो बीज जो है वो बहुत ही मजबूती से कुत्ते के शरीर पर चिपका था, जिसे निकालने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ा। तो इस बीज को जब वो छुड़ा रहे थे, तभी उनके दिमाग में ये आइडिया आया तो कि क्यों ना हम इस तरह का इसे एक उपयोगी वस्तु बना दिया जाए। तो वह उपयोगी वस्तु बाद में हमें जूतों, बस्तों और कपड़ों की पट्टियों में देखने को मिला, जिसे हम आज भी यूज करते हैं, जिससे बार बार हम जूते के स्लिप को चिपकाते हैं और फिर उसे हटाते हैं। तो ये एक तरह का वेलक्रो है, जिसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। फिर देखिए, सोयाबीन की फलियां पक कर सूख जाती हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि सोयाबीन की जो फलियां होती हैं वो पक कर सूख जाती हैं, जो चिपक कर बिखरने लगती हैं, जो चिटक कर बिखरने लगती हैं। तो सोयाबीन की जो फलियां होती हैं वह भी सूख जाती हैं, और पकने के बाद सूखती हैं और फिर वो चटक कर बिखरने लगती हैं। फिर देखिए, जो मिर्च है वो हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी लेकर आए थे। तो ये प्रश्न बनता है कि मिर्ची हमारे देश में कौन से देश के व्यापारी लेकर आए थे? तो आप याद रखिएगा कि इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी लेकर आए थे। फिर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से हमारे भारत आए थे। जो मिर्च को पुर्तगाली लेकर आए थे, ये दक्षिणी अमेरिका से आए थे। फिर इसमें नेक्स्ट है भिंडी। भिंडी जो है ये अफ्रीका से आया था, और कॉफ़ी भी अफ्रीका के ही निवासी भारत लेकर आए थे। और सोयाबीन जो है ये चीन द्वारा भारत ले आया गया था। छठा है पाठ बूंद बूंद और दरिया दरिया। इसमें हम अलबरूनी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे देश में एक राजदूत के रूप में आया था। तो इसमें देखते हैं अलबरूनी जो है जिस देश से आए थे उसे आज हम उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अलबरूनी किस देश का निवासी था? उज़्बेकिस्तान से। और अलबरूनी ने भारतीय तालाब के बारे में लिखा है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यानी वह जब हमारे देश आया था तो उसने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं ये तालाब बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर तरीके से बना लेते हैं। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ था, और उसने अपनी किताब में लिखा था कि अगर हमारे देश के लोग यानी उज़्बेकिस्तान के लोग यहाँ आकर देखें तो वह भी बहुत हैरान रहेंगे। फिर है इसमें नेक्स्ट, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बस 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। और नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ब्याह कर आई दुल्हन झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। उत्तराखंड में ऐसा रिवाज है कि नई नवेली अगर दुल्हन है तो वह सबसे पहले झरने या तालाब के पास जाकर वहाँ पर मत्था टेकती है। फिर है नेक्स्ट, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। यानी यहाँ पर जोधपुर की बात की जा रही है कि वहाँ पर जो भी तालाब और वहाँ के तालाब और जो बावड़ियाँ पहले सूख गई थी उन्हें एक बार फिर याद किया गया, और मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ियों को साफ़ किया, और उसमें से 200 टन से भी ज़्यादा कूड़ा कचरा बाहर निकाला। बावड़ियों ने फिर अपने पुराने दिन वापस आए और शहर में पानी आया। यानी बावड़ियाँ जो है वहाँ एक तालाब हैं, उन्हीं को बावड़ियाँ कहा जाता है, और इन बावड़ियों में लंबे समय से कचरा भरा हुआ था। वो 200 टन से भी ज़्यादा कचरा था, तो उन्हें साफ़ करके उन बावड़ियों को पानी से भरा गया, और आज तक वे उस शहर की पानी की प्यास बुझाती हैं।
फिर है पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15-20 साल पहले तक उसमें पानी था, लेकिन अब नहीं है। इसके क्या कारण हैं? ये भी प्रश्न में पूछता है कि जो तालाब थे वो पहले, या फिर कुएं थे वो पहले हुआ करते थे, अब क्या वजह है कि वहाँ पर पानी सूख गया है। तो हम देखते हैं कि कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन से पानी निकाला जा रहा है। दूसरा इसका कारण है कि तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे हैं। तो पहले जो है कि गांव-गांव में हमें तालाब देखने को मिलता था जिसमें लंबे समय तक पानी इकट्ठा रहता था, वो भी बारिश का पानी। लेकिन अब क्या है कि बारिश भी कम हो रही है और ऊपर से अब तालाब भी नहीं देखे जा रहे हैं गाँवों में। फिर है तीसरा है इसमें पेड़ों के पास आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तो इसके क्या है 3 कारण दादी ने बताए कि इसके 3 कारण हैं कि पहले के ज़माने में मोटर नहीं हुआ करता था, नलकूप होते थे या कुएँ होते थे, तो उससे हम पानी की पूर्ति करते थे। लेकिन आज क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटर चलाते हैं और उससे पानी का स्तर मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी का स्तर है वो और नीचे यानी डाउन होता जा रहा है। फिर है इसमें दूसरा बताया है कि पानी जो है वो पहले तालाब में इकट्ठा रहता था, तो अब तो ना तालाब है और ना ही बारिश इतनी हो रही है। फिर है तीसरा कारण कि पेड़ों के आसपास या पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, वो पेड़ों के पास मिट्टी का ही चबूतरा बनाया जाता था, लेकिन अब क्या है कि पेड़ों को किनारे किनारे से सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है, जिससे पेड़ों की जड़ें तक पानी नहीं पहुंच पा रही हैं और पानी का जो ज़मीन के अंदर के जो पानी का स्तर है वो और नीचे होता जा रहा है। तरुण भारत संघ, इससे भी प्रश्न बनता है कि एक संस्था जो बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करती है कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह का था। संघ के लोग पुराने तालाबों की मरम्मत करते और नए तालाब भी बनाते हैं। तो ये तरुण भारत संघ जो है ये तालाब बनाने का काम करता है। फिर 7वां पार्ट है पानी के प्रयोग। तो इसमें देखिए 2012 में एक प्रश्न बना हुआ है और 2011 में, तो हमें इसे भी पढ़कर देख लेते हैं। स्टील की कटोरी पानी पर तैरती रहती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भीतर की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके बल के भार की तुलना में कम है। इस वजह से लोहे की कील डूब जाती है और पानी की कटोरी जो कटोरी होती है या लोहे की जो कटोरी होती है वो पानी पर तैरती होती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा प्रश्न है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन वाली पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों? तो नमकीन वाला जो पानी होता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू पानी में तैरता रहता है। दोस्तों यह वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम इस वीडियो में ही क्लास 5th के ईवीएस को समाप्त कर देंगे और कल के वीडियो में हम या शाम तक के वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारा क्या है कि 3rd 4th और 5th के ईवीएस को हम अच्छे से पढ़कर और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल कर लेंगे, जिससे हमें परीक्षा में कम समय में और अधिक प्रश्नों को हल करने का मौका मिलेगा। तो आप सब बस वीडियो में बने रहें। फिर है मृत सागर। तो मृत सागर में क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो मृत सागर है दुनिया की सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि अगर लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। जो मृत सागर है इसमें अधिक से अधिक नमकीन है यानी लवण है, और इस लवण से अगर हम यहाँ का पानी 1 लीटर पानी लें तो उस 1 लीटर पानी में हम 300 ग्राम नमक निकाल सकते हैं। और ये जो है नमक अधिक होने की वजह से इस सागर पर हम डूबेंगे नहीं बल्कि हमेशा तैरते रहेंगे, ऐसी स्थिति है। फिर है दांडी यात्रा 1950। तो दांडी यात्रा जो है ये 1950 में नहीं हुई थी, ये 1930 में हुई थी। पर इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सालों में अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। मतलब इसमें कहना ये है कि जो नमक है इस पर सरकार ने बहुत लंबे समय तक टैक्स लगा के रखा था, जिसकी वजह से दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने की थी। तो इसमें देखिए ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। एक तो नमक का प्रयोग लोगों
लोग जो करते थे उस पर रोक लगा दी और ऊपर से उस पर टैक्स भी बढ़ा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। लोगों को मजबूरी में दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर पाबंदी कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की थी इस कानून को तोड़ने के लिए। यानी जो नमक पर कानून लगाया गया था, यानी जो टैक्स लगाया गया था अलग से और उसको बनाने पर रोक लगाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उस कानून को ही गलत और साबित करने के लिए और तोड़ने के लिए अहमदाबाद से और दांडी तक के समुद्र तट तक के यात्रा कर महात्मा गांधी ने इस गलत कानून को तोड़ा था। तो नमक बनाने की जो विधि है वह कैसे है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक की ढेर रह जाती है। फिर 8वां पॉइंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। फिर है 5वां, मच्छरों की दावत। अब हम मच्छरों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से मच्छर जो है वो बीमारी फैलाते हैं। तो एक रजत नाम का लड़का है जिसको बुखार हो गया है। बुखार में खेलने का दिल नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है तथा खून टेस्ट भी कराना पड़ता है। ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, यह किस चीज़ का लक्षण है? रजत को क्या हो गया है? मलेरिया हो गया है। ये भी प्रश्न बनता है कि ठंड न होने पर भी ठंड का एहसास होना, यह किस बीमारी का लक्षण है? तो आप बताएंगे कि मलेरिया का ये लक्षण है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है जिसका पता खून की जांच कराने से चलता है। फिर है माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। तो माइक्रोस्कोप जो है वो बारीक से बारीक चीज़ को भी 1000 गुना बड़ा बनाकर दिखा सकता है। फिर है मलेरिया की दवाई। बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। जो मलेरिया की जो दवा है वो किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। एनीमिया क्या है? साधारण भाषा में खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। यानी शरीर में खून की कमी हो जाना ही क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी, इससे ताकत की दवाइयों के साथ क्या क्या हमें खाना चाहिए? अगर एनीमिया हो गया है या हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो गई है तो हमें उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, यही इसमें बताया गया है कि ऐसी कमी में गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों को खाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में आयरन अर्थात मात्रा में आयरन जो होता है वो आयरन यानी लोहा, यह पाया जाता है। यानी गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो आयरन से भरपूर होती हैं, जिसके खाने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाती है। फिर है दिल्ली के स्कूल में एनीमिया की समस्या। एनीमिया से बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। जो एनीमिया रोग होता है इससे बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, जिसके कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। एनीमिया बच्चों को आयरन की गोलियां दी जाती है। यानी जिन बच्चों को एनीमिया हो जाती है उन्हें आयरन की गोली देनी चाहिए। मच्छरों से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? ये भी प्रश्न बनता है CTET में कि मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये 3 बीमारियां होती हैं। तो ये जो मलेरिया है ये मादा एनाफिलीज के काटने से होती हैं। मलेरिया और डेंगू जो है डेंगू और चिकनगुनिया मादा एडीज़ के काटने से होती हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मलेरिया किसके काटने से होती है? तो वह मादा एनाफिलीज के काटने से होती है और चिकनगुनिया और डेंगू जो है ये मादा एडीज़ के काटने से होती हैं। और इससे बचने के उपाय क्या हैं? यानी मलेरिया से बचने के उपाय, पहला है आसपास पानी जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। फिर नेक्स्ट है इसमें पानी के बर्तन, टंकी, कूलर आदि को साफ रखें, हर सप्ताह सुखाएं। तीसरा है तालाबों में
मछलियाँ छोड़ें ताकि वे मच्छरों के लार्वे को खा जाएं। चौथा, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पाँचवा, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। फिर इसमें नेक्स्ट है, मच्छरों के छोटे बच्चों को लार्वा कहते हैं। ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। ये पतले 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 भूरे रंग के कीड़े जैसे होते हैं। ये मच्छरों द्वारा पानी में अंडे देने से बनते हैं। फिर है घरेलू मक्खी या वैज्ञानिक नाम। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मस्का डोमेस्टिका कहते हैं इसे। घरेलू मक्खी जो होती है इसे मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। घरेलू मक्खी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? टाइफाइड बुखार, फिर है हैजा, पेचिस या दस्त, और टीबी, कुष्ठ रोग और गिल्टी रोग। इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। फिर मच्छर के पेट की कहानी। इस एनसीईआरटी की किताब में एक कहानी दिया हुआ है जिसे एक वैज्ञानिक ने मच्छर की पेट में झांक कर देखा था और उससे पता लगाया था कि मच्छर आखिर मलेरिया होता कैसे है। तो मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। मच्छरों में भी मादा मच्छर के काटने से होता है। तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस को माइक्रोस्कोप से बहुत से मच्छरों के पेट में देखने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जो वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस थे, यही माइक्रोस्कोप से मलेरिया के बारे में जांच कर रहे थे कि आखिर ये होता कैसे है। फिर एक दिन एक मछली, इससे पहले तो उन्होंने केवल मच्छरों के ही पेट को देखा कि आखिर ये अगर मच्छरों की वजह से होता है तो फिर मच्छरों के पेट में कुछ इस तरह की सिम्टम जरूर पाए जाएंगे जिससे मलेरिया हो। लेकिन कुछ दिन बाद से उन्हें एक मच्छरी यानी मादा एनाफिलीज के पेट में देखते समय पता चला कि मलेरिया के जीवाणु उसी के पेट में है। यानी जो मलेरिया है वो मच्छर से नहीं बल्कि मादा मच्छर से होता है और उसका नाम क्या है? एनाफिलीज। उसी से सबूत मिला कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, मादा मच्छरों से फैलता है। फिर है रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोनाल्ड रोस की जो खोज थी, मच्छरों के पेट में देखने से जो पता चला कि मलेरिया जो है वो एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है, तो उसके लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोनाल्ड रोस ने अपनी खोज सिकंदराबाद के एक छोटे से अस्पताल में की थी। नेक्स्ट है पाठ 9, डायरी। कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसमें हम एवरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिस पर कुछ जो पर्वतारोही हैं वो जाते हैं और उसमें किस किस नियम को ध्यान में रखा जाता है यही इसमें बताया गया है। तो इसमें है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी पहाड़ों की चढ़ाई करने में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी। तो इसमें ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है उसे देखते हैं। बाकी लोग का सामान उठाने में मदद करना। एक ग्रुप लीडर जो होता है वो बाकी लोगों की सामान उठाने में मदद करता है। फिर है नेक्स्ट, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। मतलब ग्रुप लीडर जो होता है वो सभी लोगों के आगे चलने पर ही वह पीछे पीछे चलता है। फिर है तीसरा, जो चल ना पाए उन्हें हाथ पकड़कर चढ़ाना। चौथा, रुकने के लिए जगह ढूंढना। बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। फिर है सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रुप के किसी सदस्य से गलती हो जाए तो हंसते हुए सज़ा काटने को तैयार रहना। फिर हम पढ़ रहे हैं कि बछेंद्री पाल, ये कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, विश्व की 5वीं महिला थी और भारत की यह पहली महिला थी, बछेंद्री पाल। 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,900। और इसका नेपाली नाम क्या है? सागर माथा। जो एवरेस्ट है इसको नेपाली नाम में सागर माथा कहते हैं। 10वां पार्ट है बोलती इमारतें। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आता है कि गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज थे। कितने बुर्ज हैं? 87। फिर सन 1518 से 1687 तक यह कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक यहाँ शासन किया। जो गोलकुंडा का किला है इस पर कुतुब शाही शासकों ने कई साल तक शासन किया। 1200 ईस्वी में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज्य था। इस किले में बड़े बड़े
टैंक और फव्वारे थे जिसमें हर समय पानी चलता रहता था। गोलकोंडा का किला हैदराबाद में है। कहाँ है गोलकोंडा का किला? हैदराबाद में। इससे प्रश्न बनता है कि हैदराबाद में कौन सा किला है या गोलकोंडा का किला किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा कि हैदराबाद में है। फिर देखिए, गोलकोंडा के किले पर तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? औरंगजेब ने। तो ये भी प्रश्न इस बार पूछा है, जो 28 और 29 तारीख को परीक्षा हुई थी CTET की, उसमें पूछा था कि गोलकुंडा के किले पर तोप का इस्तेमाल किस शासक ने किया था। तो आप NCERT के अकॉर्डिंग ही जवाब देंगे कि यहाँ पर औरंगजेब ने इस तोप का इस्तेमाल किया था। फिर है, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूक और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस नहीं पाई। इसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। फिर है, कांसा जो होता है वो तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है, तो आप याद रखिएगा कि कांसा बनती है। गोलकोंडा के किले में स्थित फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलने से राजा के महल में यह सुनाई देती है। मल्लापुर जिला केरल में है। मल्लापुर जिला कहाँ है? केरल में। फिर 11वां पॉइंट है, सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता ने अंतरिक्ष के बारे में क्या बताया? यहाँ पर सुनीता विलियम की बात हो रही है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। फिर है, इसमें पहला पॉइंट, हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते हैं। सुनीता बता रही हैं कि हम अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। यानी जो जिस अंतरिक्ष यान में ये गई थी उसका बता रही हैं कि यान में एक जगह से दूसरी जगह हम तैरते हुए पहुंचते हैं। दूसरा है पॉइंट, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। हाथ मुंह धोने के लिए भी हम तैरते हुए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। तीसरा है इसमें, वहाँ खाना भी बड़े अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते। चौथा पॉइंट है, अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते। फिर 5वां, चल न पाना, हम हर समय तैरते रहना और हर जगह अलग तरीके से हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करने के लिए खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार से बांध कर रखना पड़ता। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किमी दूर स्पेसशिप में गई थी। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण कोई भी वस्तु हवा में नहीं उड़ती। पानी के बुलबुले बाहर हवा में नहीं उड़ते। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण से पृथ्वी पर हर चीज़ टिकी हुई है, यहाँ तक कि हम भी, यानी मनुष्य, जीव जंतु जो भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से चिपके हुए हैं। अगर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम भी हवा में उड़ रहे होते हैं और पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। फिर है 7वां, सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता ने आगे की पढ़ाई की और आगे चलकर वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी। फिर है पाठ 12, ख़त्म हो जाए तो क्या, मतलब इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, अगर वे ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा। फिर इसमें देखते हैं, अडाजल की बावड़ी। अडाजल कोई जगह है, वहाँ की बावड़ी के बारे में बता रहा है कि अहमदाबाद से लगभग 18 किमी दूर ज़मीन के अंदर तेल कहाँ पर है, इसका अंदाज़ा वैज्ञानिक खास तरीके और मशीनों से लगाते हैं। निकाला गया उसे, यानी उन तेलों को बाहर निकाला गया। कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें मिले अशुद्धियों को साफ करने के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है। इसी तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन मिलता है। तो ये प्रश्न बनता है कि जो कच्चा तेल होता है
जो तुरंत अभी ज़मीन के अंदर से निकाला गया होता है, उसे रिफ़ाइन करने के बाद हमें क्या क्या मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ चलाने के लिए ईंधन मिलता है। फिर एलपीजी, खाना पकाने की गैस, मोम, कोल tar और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। यानी जो एलपीजी गैस होती है वह भी डीजल, जो तेल होता है प्राकृतिक तेल जो हम उससे निकालते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, उसी से बनता है। फिर मोम जो होता है और कार्तोल तथा ग्रीस भी इसी से बनते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी इसी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा में एक गांव में रहती है। दिन में कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में चले जाते हैं। दुर्गा को कई महीने से खांसी आ रही है क्योंकि सीली हुई लकड़ी जलाने से धुआं बहुत होता है। यानी सीलन वाली लकड़ी, यानी जो भीगी हुई लकड़ी होती है, उसे जलाने में बहुत ज़्यादा धुआं होता है, जिसकी वजह से उसे खांसी हो गया है। फिर पाठ 13 बसेरा ऊंचाई पर। इसमें हम देखते हैं कि मुंबई से जो कश्मीर जाने के रास्ते में आने वाले राज्य कौन कौन से पड़ते हैं, और फिर है मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में आने वाले राज्य कौन कौन से पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। तो ये प्रश्न पूछता है कि ठंडा रेगिस्तान हम किस राज्य को कहते हैं, या किस राज्य की ज़मीन जो होती है वो सूखा रेगिस्तान या ठंडा रेगिस्तान होती है। तो आप याद रखिएगा कि लेह जो है ये ठंडा रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पर दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान होता है। जूले का मतलब स्वागत होता है। जूले का क्या मतलब होता है? स्वागत। फिर यहाँ देखिए लेह का जो घर होता है वो कैसा होता है। यह 2 मंजिला पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बना होता है और उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की गई होती है। अंदर से घर छप्पर जैसा होता है। हर तरफ घास फूस पड़ी थी। यानी घर के अंदर जो है वो घास फूस पड़ी हुई थी। लकड़ी की सीढ़ियाँ थी। घर के अंदर क्या थी? लकड़ी की सीढ़ी थी। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। नीचे की जो मंजिल थी इसमें कोई खिड़की नहीं थी। मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लद्दाख का जो घर है यह पत्थरों का बना होता है। यह 2 मंजिला होता है। पहले की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और उनमें लकड़ी और चूने से पुताई की गई होती है। मिट्टी और उसमें चूने को मिलाकर इन घरों को पुता गया होता है। फिर इसे और मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें नेक्स्ट देखिए चांगथांग इलाका। यह भी एक यहाँ का लद्दाख का ही एक इलाका है, चांगथांग। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका पथरीला लद्दाख का हिस्सा है। यानी चांगथांग किस राज्य का हिस्सा है? तो आप याद रखिएगा कि लद्दाख का हिस्सा है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। फिर चांगपा, यानी जो चांगथांग राज्य है, ज़िला है, वहाँ पर चांगपा नाम के जनजाति घुमंतू लोग रहते हैं जो हमेशा चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। ये लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदान की खोज में घूमते रहते हैं। अधिकांश लद्दाख क्षेत्र में इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के ऊन इत्यादि। भेड़ बकरियों की इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जो ये भेड़ बकरियां जो पालते हैं यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। यानी ये जो भेड़ बकरी पालते हैं जिसकी भेड़ बकरियों की संख्या अधिक होती है, जिस भी परिवार की, उस परिवार का उतना ही ऊंचा ओहदा होता है। फिर देखिए इसमें लिखा है चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनाई जाती है। जो पश्मीना ऊन बनती है वह उससे बनती है? तो चांगपा जो जनजाति है उनके पाली हुई बकरियों के बालों से ये पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ऊंची जगह होगी उन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतनी मुश्किल हालात में भी
इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपना पूरा सामान और घर घोड़ों तथा याक पर लेकर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल जाते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है कि चांगपा जो जनजाति है उन्हें अपना सामान समेट कर निकलने में कितना समय लगता है। तो आप याद रखेंगे कि 2.5 घंटा लगता है। फिर देखिए इसमें आगे लिखा है कि जहाँ ठहरना होता है वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ दे लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। ये लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। तो रेबो किसे कहा जाता है? जो चांगपा जनजाति होती है उनके टेंटों को रेबो कहा जाता है। याक के बाल से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और नरम भी। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यानी चांगथांग का क्या मतलब होता है? ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। फिर देखिए दुनिया में मशहूर पश्मीना। अब यहाँ पर पश्मीना शाल के बारे में बता रहा है कि यह कैसे मशहूर है या यह इतना प्रसिद्ध क्यों है। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल जो है ये 6 स्वेटर के बराबर होती है। ये भी प्रश्न बनता है कि एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर होती है। तो ये 6 स्वेटर के बराबर होती है। जो 6 स्वेटर की गर्मी के इतना एक पश्मीना शाल बनती है। इतनी गर्मी होती है लेकिन मोटी बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये 6 स्वेटर की गर्मी तो देती है लेकिन मोटी ये बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसमें आगे दिया है यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम हो चला जाता है। यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस की उस पर ठंडी में जाकर वहाँ रहती हैं। इतनी सर्दी से बचने के लिए इन बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं और बाल बहुत ही पतले होते हैं। इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई होगी। फिर है आगे, इसलिए शालों को मशीनों से नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई के लिए खास बुनकर होते हैं। यह बुनकर लगभग 2.5 घंटे बुनाई करते हैं तब जाकर एक पश्मीना शाल तैयार होती है। यानी 2.5 घंटे की बुनाई करने के बाद से एक पश्मीना शाल तैयार होती है। रेबो यानी टेंट जो है ये रेबो के पास भी भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। यानी जो भेड़ बकरियों के रखने का जो जगह होता है उसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवार को पत्थरों और चट्टानों के एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाते हैं। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकाल कर गिनकर चराने ले जाना और ठीक से वापस लाना वहाँ की औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम होता है। फिर नेक्स्ट है श्रीनगर। तो श्रीनगर में क्या क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। हाउस बोट, ये एक प्रकार का हाउस बोट जो है ये श्रीनगर में हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है। तो पूछ सकता है कि हाउस बोट जो होती है ये कहाँ पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि श्रीनगर में पाया जाता है और इसकी हाउस बोट की जो लंबाई होती है वो 80 फुट और चौड़ाई जो होती है वो 8-9 फुट तक होती है। फिर इसमें सेकंड है, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। तो बोट में जो लकड़ी के डोंगे होते हैं वो भी पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। तो इन्हीं डोंगों में जो है वो श्रीनगर के कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। नोट, बोट हाउस और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिज़ाइन यानी जिसे ख़त्म बंद कहते हैं जो जिक्सा पजल जैसी दिखती है ये बनाई जाती है। तो उस खास डिज़ाइन का क्या नाम है? ख़त्म बंद। फिर तीसरा है इसमें पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलाव होती है। 4 है
यहाँ की घरों की खासियत यह है कि जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डव कहते हैं। यानी जो इसकी खिड़कियाँ होती हैं जो बाहर की तरफ उभरी होती हैं उसे क्या कहते हैं? डव। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। पांचवा है यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी की मिलकर बना होता है। तो पुराने घर इनके यहाँ के कैसे बने होते थे? पत्थर, ईंट और लकड़ी से मिलकर बने होते थे। घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ और पर डिज़ाइन जो है वो मेहराब के बने होते थे। यानी जो घरों के ऊपर और घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर जो डिज़ाइन बनाई जाती थी वह मेहराब की होती हैं। फिर है इसमें बकरवाल जनजाति जो है ये जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की बुनियादी ज़रूरत पर गुर्जर समाज के एक बड़े और रसूखदार लोग हैं जिनको यह नाम कश्मीरी बोलने वाले विद्वानों ने दिया। फिर है मुख्य काम। इनका मुख्य काम जो है बकरवाल जनजाति की ये भेड़ बकरियां चराते हैं। फिर नेक्स्ट है भारत के अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी इनकी संख्या अच्छी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल की कुल आबादी लगभग 12 लाख है। फिर है नेक्स्ट पार्ट 14। यह जब धरती कांपी। तो धरती कांपने से क्या मतलब है कि यानी जब भूकंप आया। भूकंप आने पर क्या क्या करें? हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाएं। अगर घर से बाहर ना निकल पाएँ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने पर तक इंतज़ार करो। अहमदाबाद में जनवरी 2001 में भूकंप आया था। फिर है रिएक्टर पैमाना भूकंप मापने की एक तरंगों की तीव्रता मापने की एक गणितीय पैमाना है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। फिर है पाठ 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस पाठ में कुछ खास नहीं दिया था, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पाठ 16 कौन करेगा यह काम। अब देखिए इसमें गांधी जी के बारे में कुछ दिया हुआ है। महात्मा गांधी जी के करीब के साथी जो थे वो महादेव देसाई थे। महादेव देसाई का बेटा नारायण भाई देसाई। साबरमती आश्रम जो है वो गुजरात में है। हमारे देश का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर की अगुवाई में 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। इसे बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो आप याद रखिएगा कि इसको बनने में 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन लगे थे। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का मन पसंदीदा भजन जो है वो गुजराती भाषा में लिखा गया वैष्णो जन तो तेड़े कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे अपमान सहे जे मन अभिमान न आने रे। फिर है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। पूरा नाम जो था इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। मृत्यु जो है ये 30 जनवरी 1948 को हुई थी। फिर इनकी आत्मकथा जो है उसका नाम है सत्य के प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये परीक्षा में पूछता है कि गांधी जी के आत्मकथा का क्या नाम है, तो उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पुस्तक है, प्रमुख पुस्तकें जो हैं वो हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। मुख्य पत्रिका जो है हरिजन इंडिका और इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया इत्यादि। पाठ 17 फांद ली दीवार। इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, तो बस इसमें आप याद रखिए कि विक्टोरिया टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है ये मुंबई में है। फिर पाठ 18 जाएं तो जाएं कहाँ। बांध नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी करना बांध कहलाता है। परेशानियाँ आसपास के गांव डूब जाते हैं, लोगों को अपनी पुरखों की ज़मीन छोड़नी पड़ती है। फिर है पाठ 19 किसानों की
कहानी बीज की जुबानी। बीज को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाली जाती हैं। तो बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें नीम की पत्तियां डालनी चाहिए। फिर गुजरात में जब नई फसल तैयार होती है तो लोग उत्सव मनाते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उनको सील कर यानी बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटकों को उलट कर रख सब्जियों को पकने के लिए पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को अधियू कहा जाता है। तो गुजरात में उधियू का मतलब उल्टा है। उधियू के साथ लोग बाजरे की रोटी, दूध, मक्खन और दही और छाछ खाना पसंद करते हैं। लोग थोड़ी बहुत कपास उगाकर सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करधों पर करते हैं। पाठ 20 जंगलों किसके जंगल। तो इससे प्रश्न बनता है कि ये जो कुड़ुक भाषा है ये झारखंड में बोली जाती है। तो कुड़ुक भाषा के बारे में पूछता है कि कुड़ुक भाषा किस राज्य की बोली है। तो आप इसे याद रखिएगा कि यह झारखंड की बोली है। सूर्यमणि और पत्रकार बावसी दीदी मिलकर झारखंड जंगल बचाओ का कार्य आंदोलन का काम करने लगी। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि तोरांग किसे कहते हैं, तो जंगल को कहते हैं। तोरांग केंद्र में कुड़ुक समाज और आदिवासियों की खास किताबों को भली संभाल कर रखा गया है। उसमें गाने बजाने की चीज़ें और तरह तरह के ढोल भी हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली हर चीज़ पर बराबर का हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं ग्राम सभा का है। मिजोरम में खेती, प्रचलित खेती को क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। तो झूम खेती कहाँ होती है, तो आप याद रखिएगा कि मिजोरम में होती है। एक टिन बीज, जितना ज़मीन में बोया जाता है उसे एक टिन ज़मीन कहते हैं। यानी एक टिन जो बीज होती है उसे जितने ज़मीन में बोया जाता है उस ज़मीन को भी एक टिन ज़मीन कहते हैं। मिजोरम के आसपास कौन से राज्य हैं, तो आप याद रखिएगा कि मिजोरम के आसपास त्रिपुरा, असम और मणिपुर राज्य हैं। फिर देखिए झूम खेती के बारे में क्या दिया है। झूम खेती में करने का तरीका एकदम अलग है। यह खेती कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम करने देते हैं। मतलब खेती करने से पहले उस जो ज़मीन होता है उसे फसल काटने के बाद कुछ साल ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं, यानी कुछ साल छोड़ने के बाद से वहाँ पर जो भी खरपतवार या बांस उग आते हैं उसे उखाड़ कर उन बांस को जला देते हैं। उसी जगह पर उन्हें उखाड़ कर और उसे जला देते हैं और उसके बाद से उन्हें उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख यानी जो राख वहाँ बच जाती है वह उस ज़मीन में खाद का काम करती है। लेकिन ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले इसका भी ध्यान रखा जाता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो इसे ही झूम खेती कहते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि ये ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी मिट्टी उपजाऊ बनती है। फिर नेक्स्ट है, अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल होती है। फसल तैयार होने पर उन्हें घर से जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम होता है। मतलब अगर फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को घर लेकर आना एक पीठ तोड़ काम होती है। सड़कें तो है नहीं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही हैं। पीठ पर लाद कर ही सारी फसलें लानी पड़ती हैं जिसमें कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। जब
सब साथ में मिलकर खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़ा करते हैं। चिराओ नाच भी करते हैं। तो चिराओ नाच किस राज्य से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा कि मिजोरम से संबंधित है। और इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों का जोड़ा आमने सामने बैठती हैं। ढोल की ताल पर डांडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। तो मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में ही जुड़े हैं। तो दोस्तों, हमने इस तरह से पूरे कक्षा 5 के ईवीएस को आज पढ़कर समाप्त कर लिया और हमने इसमें से बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देखे। तो आशा है कि आपको इसमें से अधिक समझ में आया हो और आगे आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं सीटीईटी की या केवीएस की, उसमें इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप उन प्रश्नों के सही उत्तर परीक्षा में करके आएंगे। तो इसी उम्मीद से कि आज का क्लास समाप्त होता है और आपको पसंद भी आया होगा और आगे आप इससे लाभ भी उठाएंगे। इसी उद्देश्य से आज का वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप इस क्लास को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपकी ही तरह ये अन्य लोगों तक भी पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।